हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। 10 क्लास के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है और मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसको हम लोग अच्छे तरीका से सीख लिए हैं। और अगर आप देख चुके होंगे तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि नहीं, जो सर बता रहे हैं ना, तो उससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट रहा है। तो दोस्त, इसमें मैं आप लोग को 10 क्लास का जो मैथ का तीसरा चैप्टर है, कौन सा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसको मैं आपको इस चैप्टर को आप लोगों को मैं सिखाऊंगा एकदम अच्छे तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें करेंगे क्या, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि चैप्टर का अर्थ क्या होता है, ये कह क्या रहा है। तो देखो, दो मतलब दो, चर मतलब चर हम किसको कहते हैं, तो जिसका वैल्यू क्या हो, बदलते रहता हो, जिसका मान निश्चित नहीं हो, जिसका वैल्यू वेरियस हो, जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोलेंगे चर राशि। लेकिन दोस्त, जैसे मान लो कि ए एक्स हो गया, तो जब एक साथ दो रहेगा तो ये एक्स लिखा जाता है, तो ये जो होता है कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है, और जो एक्स होता है ये एक्स जो अचर राशि मतलब सॉरी अब से बता रहे हैं, देखो ए एक्स जो हो गया, ये जो हो गया कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब अचर राशि के लिए ये क्या हो जाता है, अचर राशि, और जो एक्स हो जाता है चर राशि। जब दो एक साथ आएगा तो हम इस प्रकार से ऐसे कहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो दो चरों वाला हो गया। उसके बाद देखिए रैखिक हम उसको बोलेंगे जिसके घात एक हो। मैंने आपको जो 10 क्लास का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें घात और गुणांक के बारे में अच्छी तरीका से सिखाया है। तो रैखिक हम उसको कहेंगे जिसका घात क्या हो, एक। और अब बच गया समीकरण। तो समीकरण में कोई इक्वेशन बनेगा, बराबर रहेगा, और उसके बाद कोई नंबर दिया रहेगा। ये कोई नेचुरल नंबर आ सकता है या नेचुरल नंबर ना रह के कोई मतलब रियल नंबर आ सकता है वास्तविक संख्या से रिलेटेड। तो चलो दोस्त, इसका हम सबसे पहले व्यापक रूप देखेंगे कि ये होता क्या है। इसका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका रूप होता कैसा है। तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम कैसे अब समझेंगे कि दो चर वाला ही रैखिक समीकरण है। तो देखो एक्स और वाई दो चर हो गया, तो दो चर वाला ये क्या हो गया, रैखिक मतलब पावर में यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, रैखिक और इक्वल टू देके और कोई संख्या आ गया, मतलब हम इसको कह देंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो दोस्त, दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो चीज रहता है, सॉरी दो इसमें इक्वेशन रहता है। एक तो ये हो गया, एक और रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये तो ए दो बार आ जा रहा है, बी दो बार आ रहा है, सी दो बार आ रहा है। तो अब देखो क्या होगा, इसको हम A1 B1 और ये C1 A2 B2 और C2 के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। लेकिन x और यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो इसको हम x1 और x2 के रूप में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा एक रैखिक के रूप में रहेगा, मतलब पावर में एक रहेगा। यहां पर भी x है तो यहां पर भी x रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर ये रहता कि x के पावर 2 x के पावर 3, तो ये तो अलग रहता ही रहता। लेकिन अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब ये दोनों एक ही जैसा रहेगा। ये y जो है मतलब जो दूसरा का चर राशि है, ये भी ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखो व्यापक रूप के आधार पर अब हम लोग एक चार्ट दिया रहता है, जिसमें रहता है कि गणितीय निरूपण लिखिए, उसका ग्राफीय निरूपण लिखिए, क्या होगा। जैसे रहता है कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहता है, तो उसमें लिखना होता है कि आप गणितीय निरूपण लिखिए। गणितीय निरूपण क्या होगा, एक रहता है ग्राफीय निरूपण, बताइए क्या होगा, ग्राफीय निरूपण बताइए। अब देखो, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, एक बार जब रहेगा कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा उस समय। और एक स्थिति आएगा जब क्या रहेगा दोस्त, कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और ये नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा। तो ये जब तीनों समझ जाएंगे तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एकदम फिक्स है, गारंटी है। अब देखो, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, ये नॉट इक्वल टू जब मैं बोलूंगा तो समझ जाना कि ये ना पढ़ने वाला है। ये नॉट इक्वल टू जब लिख देंगे तो नहीं पढ़ने वाला है। क्या है, नहीं पढ़ने वाला। तो अब बताओ कि जब ये नहीं पढ़ने वाला है तो अब क्या होगा, मात्र एक हल होगा, और वो क्या होगा,
वो क्या होगा, तो सिर्फ मजदूर बन सकता है। अरे जो नहीं पढ़ेगा वो क्या होगा, सिर्फ मजदूर बन सकता है। तो इसका गणितीय निरूपण जो होगा वो होगा सिर्फ एक हल, एक हल। और इसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है दोस्त, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके अलावा अब दूसरा हल नहीं है, सिर्फ एक हल है। जो ग्राफीय निरूपण होगा तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब अपने जीवन को ये कट कर लिया है। क्या कर लिया है, कट कर लिया है। ये जब नहीं पढ़ेगा तो जीवन को कट कर लिया है। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका गणितीय निरूपण होगा कि एक हल, और ग्राफीय निरूपण होगा कि प्रतिच्छेद करेगा, मतलब अपने जीवन को कट कर लिया है। क्या आप देखते बता दोगे कि नहीं, इसके आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। अब देखिए, जब ये बराबर में है तो बराबर में रहेगा तो पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। और दोस्त बताओ कि जो पढ़ेगा वो तो बहुत सारा चीज ना बन सकता है। तो जब ये दोनों पढ़ने वाला है तो बहुत सारा चीज बनेगा। क्या चीज बनेगा, क्या चीज बनेगा, तो लेबर भी बन सकता है, एक ऑफिसर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पढ़ेगा तो उसके लिए सब चीज खुला रहता है, मतलब इसका अनेक हल है। क्या है, अनेक हल। अनेक हल, ये दो मान लो कि दोनों जब इक्वल टू है, तो जब दोनों इक्वल टू है तो दोनों का रास्ता क्या होगा, सीखने का, तो दोनों समपाती होगा। दोनों तो एक ही रास्ता से जाता होगा पढ़ने के लिए। लेकिन अब जब ऐसा आएगा कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब एक ऐसा दोस्त जो एक पढ़ने वाला हो, एक नहीं पढ़ने वाला, एक पढ़ने वाला, एक नहीं पढ़ने वाला। तो अब बताओ कि पढ़ने वाला का रास्ता दूसरा और नहीं पढ़ने वाला का रास्ता दूसरा। समझ गए क्या, एक पढ़ने वाला का रास्ता दूसरा, नहीं पढ़ने वाला का दूसरा। अब देखो यहां से, इसमें कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इसका कोई हल नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं होगा। एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है तो कोई हल नहीं, मतलब हम अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या कर सकता है। एक पढ़ने वाला, एक नहीं पढ़ने वाला, कुछ नहीं कर सकते। दोस्त अब देखो, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। ये देखो, जब ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर मिल रहा है, देखो यहां पर भी मिला, यहां पर भी, यहां पर, सब हर एक पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब अनेक जगहों पर मिल रहा है। तो इस कारण हम बोलेंगे कि इसका अनेक हल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग का टॉपिक है, इसको हल करने के लिए बहुत सारा तरीका है। आप लोग की किताब में 4 तरीका दिया गया है। पहले का है ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि। दूसरा का है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। उसके बाद तीसरा है विलोपन विधि। क्या है दोस्त, विलोपन विधि। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चौथा है वज्र गुणन विधि। क्या है दोस्त, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब ये तो आप लोग की किताब में है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्टिव जब सोल्व करेंगे तो ये कोई काम नहीं आएगा। उस समय काम आएगा मेरा ट्रिक, और मैं ट्रिक अगले क्लास में मैं बता दूंगा। और उसमें मैं क्या बताऊंगा कि अनुपातिक विधि, अनुपातिक, इसको हम लोग तुलनात्मक विधि बोलते हैं, तुलनात्मक मेथड, तुलनात्मक। दोस्त आप लोग जैसे 11-12 में जाएंगे तो वहां पर आपको 12 क्लास में एक चैप्टर है अवयव मैट्रिक्स, उसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है। मतलब 2-4 वाला रैखिक समीकरण रहेगा, उसमें आपको हल करने के लिए एक तरीका बताया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए टोटल 7 मेथड है। एक वैल्यू पुटिंग करके, एक अनुपातिक या तुलनात्मक विधि, एक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, और एक अवयव। 7-8 तरीका अभी मुझे पता है, मैं चाहूंगा कि आपको एक एक करके बताते रहूं। तो दोस्त अभी तक आप फोरम स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और वो रहेगा द्विघात समीकरण। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।